नमस्कार दोस्तों, स्टडी ओशन अनफिल्टर्ड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की सीरीज में हम अब लेसन 4 पर आ चुके हैं। लेसन 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने लेसन 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप जाकर लेसन 1, 2 और 3 देख लें, क्योंकि इस मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की सीरीज में एक क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक पूरी सीरीज को इस एक क्रोनोलॉजी से नहीं देखेंगे ना, तो आपको कई चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जो हम स्टेप बाय स्टेप मैं इस क्रोनोलॉजी में आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो आप नहीं समझ पाएंगे। फिर उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको इस वीडियो की मेरी जो स्पीड है उसका थोड़ा अगर इशू लगता है कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा है या कम है, तो यूट्यूब में ही बगल में आप देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन होता है। वहाँ पर आप स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको इच्छा हो उस हिसाब से आप स्पीड को मैनेज कर सकते हैं उसमें। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपको ये भी बता दूं। और अगर आज बात करते हैं लेसन की, तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखें, उसके बाद ही लेसन 4 पर आएँ। और मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को जानना, क्योंकि मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री हिस्ट्री का तो पार्ट है ही, प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट भी हम आगे इसी सीरीज़ में पढ़ेंगे, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में ही काफ़ी पॉइंट आप देखेंगे, कुछ चीज़ें पॉलिटी से भी लिंक्ड होती हैं, काफ़ी चीज़ें पॉलिटी से भी लिंक्ड अप हो जाती हैं। तो लेसन 1 और 2 में हमने जाना था कि यूरोपियंस के आने से पहले भारत की क्या स्थिति थी, मतलब भारत में क्या चल रहा था। तो लेसन 1 और 2 में हमने वो सब समझ लिया था, ठीक। और लेसन 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोपियंस भारत की तरफ कैसे आकर्षित हुए, कैसे पुर्तगाली लोग भारत में आए और डच कैसे आए भारत में, ये सब हम लोगों ने जाना था। और मतलब कैसे यूरोपियंस आकर्षित हुए, कैसे वो उनका आने का क्या मेन कारण था, वो हम लोगों ने थर्ड लेसन में पढ़ा था। और पुर्तगालियों के बारे में कैसे वो आए, और डच के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, वो कैसे आए, कैसे क्या किया। और अब हम लोग जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। शुरुआती कुछ 200 सालों का टाइम पीरियड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम जानेंगे। तो अगर मैं आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेसन में कार्नेटिक वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, और एंग्लो मैसूर वॉर, फिर कई वॉर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस वॉर्स के साथ में ही, और जो मैं पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो उसके साथ में अगल बगल भी कई टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं उसके। तो उन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। और अगर आप इस पूरी सीरीज़ में अगर आप फॉलो कर रहे हैं और आप एक एस्पिरेंट हैं, और मैं चाहूँगा कि आप एक नोट्स भी अपने बनाते चलें। तो मैं ज़्यादा इसमें लिखता नहीं हूँ अपनी पीपीटी पे, काफ़ी ज़्यादा शो नहीं करता हूँ, बट आपको चाहिए क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनके आप नोट्स बनाते रहें। जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको लगता रहे उसके नोट्स बनाते रहें। और जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एक रिवीजन क्लास भी चला दूंगा, 2-3 रिवीजन सीरीज भी चला दूंगा। उसमें 3-4-5 क्लास रिवीजन के रहेंगे, और फिर मैं क्विज क्लास भी कर दूंगा, तो क्विज भी हो जाएगी, तो एक टेस्ट टाइप का भी हो जाएगा। तो अगर आप मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की पूरी फॉलो करना चाहते हैं, तो कई काफ़ी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी इसमें। तो आइए शुरू करते हैं लेसन 4 को। हम बात करेंगे ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आती है। तो पहले जो इंडिया का यूरोपियंस के साथ ट्रेड था, वो मैंने आपको बताया था कि रोमन एम्पायर के टाइम से यूरोपियन का ट्रेड इंडिया के साथ में हो रहा था। और ब्रिटेन वो 14th और 15th सेंचुरी में इतना कोई बड़ा देश नहीं था, मतलब इतना कोई बहुत पावरफुल कंट्री नहीं था। लेकिन ये सब धीरे धीरे चेंज होना शुरू होता है जब ब्रिटेन देखता है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, डच यानी कि नीदरलैंड, और स्पेन हो गए, ये कुछ डेयरिंग कर रहे हैं, जहाज निकल निकल रहे हैं, थोड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, और इनको नए नए व्यापार मिल रहे हैं, नए नए देश मिल रहे हैं जिनके साथ इनका व्यापार हो रहा है, और ये लोग अमीर हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो ब्रिटेन के ने जब ये सब होते हुए देखा 16th सेंचुरी में, यानी कि 1500 के जो टाइम पीरियड है, 1501 1502 में, इन्होंने जब अपने पड़ोसियों को देखा कि ये लोग कैसे अमीर हो रहे हैं, तो ब्रिटेन के में भी थोड़ी सी खलबली मची, उनको भी थोड़ा इच्छा जागृत हुई उनके अंदर भी कि हम क्यों नहीं ये सब कर सकते, हम क्यों नहीं अमीर हो सकते। तो व्यापार कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं। तो अपना ट्रेड इन्होंने भी शुरू करने की कोशिश करी फिर उस समय। तो इन्होंने देखा कि सारा ट्रेड कहाँ से हो रहा है, तो देखा कि इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया से वाले रीजन से ये सब ट्रेड हो रहा है। तो इन्होंने सोचा कि हम भी उसी तरफ जाते हैं, वेस्टर्न इंडीज है,
साउथ अमेरिका है वहां पर भी हम लोग जा सकते हैं। तो ब्रिटेन लक्ष्य साधा इंडिया की तरफ कि चलो भारत की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने एक तरीके से भारत की तरफ लक्ष्य साधा और भारत की तरफ एक तरीके से ये लोग निकल पड़े। तो रास्ता मेनली वही था जो पुर्तगीज का रास्ता था। अटलांटिक ओशियन से साउथ अफ्रीका के यहाँ को कॉन्टिनेंट से केप ऑफ गुड होप तक होते हुए, वहाँ से अरेबियन सी से होते हुए इंडिया का रास्ता था। यही मेनली रास्ता था जो पुर्तगीज ने डेवलप किया था एक तरीके से। वास्को डी गामा ने सबसे पहले यहाँ पे विजिट किया था एक तरीके से, देखा था। तो यही एक मेनली रास्ता था, उन सब लोगों ने मिलकर जो डेवलप किया था एक तरीके से। तो पुर्तगीज का इस रास्ते पर एक छत्र राज था, मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था। काटा सिस्टम इन्होंने चला रखा था, कोई उनकी इजाज़त के बिना यहाँ पर आ भी नहीं सकता था एक तरीके से। तो इसीलिए डच भी भारत ये सब जब हो रहा था तो डच भी इसीलिए भारत को छोड़कर इंडोनेशिया की तरफ ट्रेड करने चले गए। इंडोनेशिया में वो ट्रेड करने लगे थे जब इन्होंने पुर्तगीज से काटा सिस्टम एक तरीके से लागू कर दिया था और किसी को नहीं आने दे रहे थे तब। तो एक ब्रिटिश फिर एक कंपनी बनाई जाती है 1553 में, मॉस्कोवी कंपनी। इसने क्या सोचा कि हम पुर्तगीज वाला ये जो रास्ता है ना, उसमें ये जो पहले मैंने आपको दिखाया ये वाला रास्ता, इस रास्ते से हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अपना एक नया रास्ता बनाएंगे। तो इस नए रास्ते की खोज में इन्होंने एक नया रास्ता खोजा। ये अटलांटिक ओशन से ऊपर से होते हुए ये पूरा घूम कर यहाँ से इंडिया आने की सोच रहे थे, लेकिन ये प्लान इनका फेल हो गया एक तरीके से। जब आज भी ये रास्ता इतना मुश्किल है कि यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है पूरे रास्ते में, और आज भी आप देखोगे कि कुछ टाइम के लिए ही ओपन होता है रास्ता। तो जब आज नहीं ये ओपन हो पा रहा है तो उस टाइम तो जब इतने रिसोर्सेस कम थे तब तब कहाँ से हो जाएगा। तो ये प्लान आर्कटिक ओशन वाला इनका फेल हो गया एक तरीके से। तो मस्कोवी कंपनी दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, जो एक स्टॉक कंपनी जैसी थी, पहले रिकॉग्नाइज्ड कंपनी इन्होंने बनाई थी एक तरीके से। अब 1560s का जो टाइम पीरियड है, 1560s के बाद ब्रिटेन में क्या होता है, पायरेट्स पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे आने लगे थे। ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाले जो मूवी आई थी उस तरह वो वाले नहीं, पायरेट्स नहीं थे। ब्रिटिश जहाज़ों को लूट रहे थे वो पायरेट्स नहीं थे। ये वो पायरेट्स थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरीके से सपोर्ट करती थी, और इन पायरेट्स को हीरोज की तरह एक तरीके से देखा जाता था। दे वेयर कॉल्ड बकेनियर्स, बकेनियर्स इनको कहा जाता था। सबसे पहले जो सबसे फेमस बकेनियर्स था वो उसका नाम था फ्रांसिस ड्रेक। अब ये गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता था एक तरीके से, आप सोच रहे होगे गवर्नमेंट की तरफ तरीके से काम करता था, मतलब गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता था ये जहाज़ों को लूटता था, बकेनियर्स था ये। लेकिन जब भी ये कोई बड़ा काम करते थे ना, जैसे कि स्पेन का या पुर्तगाल का जहाज को लूट लेना या डचों के जहाज को लूट लिया, तो इस तरीके से काम जब ये लोग करते थे तो इनको एक पब्लिक हीरो की तरह से ट्रीट किया जाता था। वहाँ की गवर्नमेंट इनको इनाम वगैरह देती थी, ये पब्लिक हीरो की तरह एक तरीके से हो चुके थे। तो फ्रांसिस ड्रेक ने ठाना कि मैं ग्लोब का पूरा चक्कर काटूंगा, लगाऊंगा, मतलब एक पूरा चक्कर लगाऊंगा, पता करूंगा कैसे क्या सिस्टम चल रहा है, कौन सा रास्ता कहाँ है। वो अपना जहाज लेकर इस चक्कर पूरा ग्लोब का सरकमफेरेंस करने के चक्कर में वो जहाज लेकर निकला और दुनिया का चक्कर लगाया उसने। तो उसने देखा, कंफर्म उसने देखा और कंफर्म कर दिया कि ये पूरा कनेक्ट करता है, ये पूरा ईस्ट और वेस्ट एक तरीके से पूरा इधर से उधर कनेक्ट करता है, दूसरी तरफ आप पहुंच सकते हो इस रास्ते से किसी भी तरीके से। एंड इससे पहले इस फ्रांसिस ड्रेक से पहले कोई इस तरह से एशिया नहीं पहुंचा था, पूरा घूम कर कोई पहले एशिया नहीं पहुंचा था। तो ये रास्ता तो बहुत लंबा था लग रहा था, इसलिए इसको इसको डेवलप तो नहीं किया गया, मतलब इस रास्ते को इन्होंने विकसित नहीं किया आने जाने के लिए। लेकिन जो एक तरीके से एक्सप्लोरेशन की एज है ना, उसको बहुत बढ़ावा मिल गया। जो एक खोज की, जो एक तरीके से जो उस समय खोज का एकदम दौर चल रहा था ना, उसको बढ़ावा दे दिया है फ्रांसिस ड्रेक की इस सर्कमफेरेंस ने, जो 1577 से 1580 के बीच में हुआ था। तो फ्रांसिस ड्रेक का नाम आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद फिर क्या होता है 1591 में सर जेम्स लैंकेस्टर ने अपना सबसे पहले किसी ये वो थे सेम सर जेम्स लैंकेस्टर इनका नाम है। ये पहली बार इन्होंने पहले किसी ब्रिटिश जहाज को इंडियन ओशन की तरफ घुमाया। अफ्रीका से होते हुए वही पोर्तुगीज वाला रास्ता था, वास्को डिगामा वाला रास्ता फॉलो करते हुए ये भारत पहुंचते हैं कन्याकुमारी। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश इंडिया कौन आया था, जहाज किसने घुमाया था, सर जेम्स लैंकेस्टर ने। और सबसे पहले दुनिया का सर्कमफेरेंस किसने किया था, फ्रांसिस ड्रेक ने। ये दो नाम याद रखेंगे। फिर 1600 में क्या होता है, एक कंपनी की स्थापना की जाती है। कुछ लोग इस पर अपना अभियान, एक मतलब अभियान टाइप का उन्होंने लॉन्च किया था। कुछ लोगों ने मिलकर फंड करना चाहा कि हम लोग फंड कर रहे हैं, मतलब पैसे आपस में जोड़ ओड़ के
कि एक बिजनेस तरीके से कि हम लोग सब लोग मिल के पैसे जोड़ के वहाँ पर बिजनेस करेंगे, वहाँ पर जहाज बेचते हैं और वहाँ से जो कमाई होगी उसको आपस में बांटेंगे, जो मतलब मुनाफा होगा। कि चलो एक कंपनी बनाते हैं, तो उन्होंने एक कंपनी सब लोगों ने मिलकर बनाई, गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग ऑफ द ईस्ट इंडीज, जिसको बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा। तो इसको मतलब उन्होंने कंपनी एक ऐसे ही बनाई थी, बहुत बड़ा नाम रखा था इन्होंने, उसको बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा। तो इसको 1600 में रॉयल चार्टर दिया गया, यानी कि इन्होंने जाकर मतलब इस इन सब लोगों ने जाकर क्या किया कि ब्रिटेन की महारानी जो थी उस उनसे एक ऑफिशियल सेंक्शन करा दिया कि हमको सेंक्शंस कर दो कि हम इंडिया के साथ जो व्यापार होगा वो हम लोग करेंगे। और तो इन्होंने एक रॉयल चार्टर दे दिया कि उस मतलब इन लोगों को, जो इन्होंने कंपनी बनाई थी, इनको रॉयल चार्टर दे दिया गया। उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो उसने इन्हें रॉयल चार्टर दिया था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। फिर इन्हें कुछ रियायतें भी दी गई इसके साथ में, जो इनको चार्टर था, फिर उसमें कुछ रियायतें भी थी कि सीमा शुल्क इनको नहीं लगेगा, मतलब पूरी फुल मोनोपोली है आपकी, आप ईस्ट इंडीज़ में जितना चाहो उतना ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये जो ईस्ट इंडीज़ था ना, इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन इन्होंने नहीं बताई थी कि ईस्ट इंडीज मतलब क्या। तो इन्होंने क्या सोच लिया कि जो ईस्ट यानी कि ये जो केप ऑफ गुड होप है ना, ये तो साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो केप ऑफ गुड होप है, इस यहाँ से लेकर पूरा इस साइड तक, ईस्ट ईस्ट साइड में जो पूरा है, वो पूरा एरिया है, उसको इन्होंने अपना मान लिया, इस पूरे एरिया को। तो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब हमारा है। इसने इसके बीच में जो भी एरिया है वो सब इन्होंने अपना मान लिया एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने लिख के दिया था कि ईस्ट इंडीज से जो ईस्ट में है वो सब आपका। तो इन्होंने ये पूरा इंडिया जो कॉन्टिनेंट के आसपास में जो जितने भी ये सब एरिया है उसको उन्होंने पूरा तरीके से अपना मान लिया, केप ऑफ गुड होप से ईस्ट की तरफ जो भी पूरा एरिया है उसको। बट इन्होंने ऐसा मान लिया कि हमारा एक तरीके से एक अधिकार है और किसी कंपनी को हम इधर आने नहीं देंगे, ग्रो नहीं करने देंगे एक तरीके से। तो क्या होता है, इन्होंने अपना बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप, मतलब ट्रेडिंग सेटअप बनाया एक तरीके से। और लंदन में एक इन्होंने ईस्ट इंडिया हाउस भी बनाया इन सब लोगों ने मिलकर। अब कंपनी बन चुकी है, ईस्ट इंडिया हाउस भी इन्होंने बनाया। तो एक तरीके से आप देखोगे यहाँ पे अब कंपनी सेटअप हो चुकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो एक प्राइवेट कंपनी है, जो बहुत टाइम तक, कई सालों तक बहुत इंपॉर्टेंट, जो ये लंदन का जो ये आप देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया हाउस, ये बहुत समय तक, जब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है ना, ये ईस्ट इंडिया हाउस उस तब तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी एक तरीके से। जो राजा का पैलेस था ना, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग यही थी ब्रिटेन में एक तरीके से। तो लंदन में कई सालों तक इनका पूरा दबदबा एक तरीके से बना रहा, इनका पावर बढ़ता गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन अस्पष्ट शब्दों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इन्होंने एक तरीके से सेमी सोवरेन सोवरेन प्रिविलेजेस इंजॉय करी। अब ये सेमी सोवरेन प्रिविलेजेस क्या है कि यानी कि आप राजा नहीं हो, कोई महाराजा नहीं हो, बट उनके जैसे जो प्रिविलेजेस हैं वो इंजॉय कर रहे हो, उनके जो फ़ायदे हैं वो एक तरीके से आप इंजॉय करो। अब ये फ़ायदे क्या है कि आप एरिया एक्वायर कर सकते हो, आप आर्मी बना सकते हो, आप एक तरीके से टेरिटरी पर रूल कर सकते हो, ये सब कर सकते हो आप। तो इन्होंने क्या किया कि आने वाले 100 सालों में एक तो इन्होंने ये सब किया, और अगर कोई इंग्लिश आदमी जो इंग्लिश है वो अगर आकर भारत में रह रहा है, तो उस आदमी पर इनका जुरिडिक्शन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जुरिडिक्शन होगा, एक कंपनी का जुरिडिक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी के पर्पस में आप समझ लो कि केवल सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज नहीं है कुछ, कि अगर अडानी के कई माइंड्स हैं, कई पोर्ट्स हैं इधर उधर आप देखोगे, मान लो इंडोनेशिया में कई पोर्ट्स हैं और माइंस हैं अडानी की, अगर कोई भारतीय आदमी वहाँ पर जाकर रह रहा है, माइंस में काम वाम कर रहा है, तो एक तरीके से अडानी ये कह दे कि उस पर हमारा अधिकार है और उस पर अब हम अपना कानून एक तरीके से लागू करेंगे उस आदमी पर। ये कुछ इस प्रकार की बात हो गई कि हम पैसे छाप सकते हैं, किले वगैरह बना सकते हैं, अपने बनाएंगे, कानून बनाएंगे, हम किले बनाएंगे, कानून बनाएंगे, लड़ाइयाँ लड़ेंगे, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति होगी, किस देश पर हम चाहे लड़ाई कर सकते हैं और उस पर युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, अदालतें बनाएंगे और न्याय देंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट्स को इम्प्रिजन करेंगे। ये जो इंग्लैंड के लोग हैं हमारे लिए काम करते हैं या चाहे नहीं करते हो, अगर वो यहाँ पर रह रहे हैं ना,
उनके एरिया में जहाँ पर वो ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम उन पर हमारा कानून लागू करें लगाएंगे। इंग्लिश शहरों, इंग्लिश जो एक तरीके से टाउनशिप है, इंग्लिश शहरों को बसाएंगे। इस तरह की पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हथिया ली, क्योंकि इनका जो ओरिजिनली चार्टर है, जो वो क्लियरली शब्दों में स्पष्ट नहीं था। इससे आप ये समझ पा रहे होगे एक अच्छे संविधान की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अगर कोई अच्छा संविधान नहीं बन हो ना, तो कोई भी कुछ भी प्रिविलेजेस लेकर, कोई भी ताकत लेकर बैठ जाता है अपने बल पर, अगर उसके पास थोड़ी बहुत भी ताकत है तो शुरुआती सालों में इन्हें बहुत सारी कठिन बहुत सारा मतलब कठिन कंपटीशन इनको देखने को मिला एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, तो इनको बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली शुरुआती समय में। ऐसा नहीं कि कंपनी बनते ही एकदम से ये हिट हो गई, एकदम से फेमस हो गई, बहुत माल कमाने लगी, बहुत पैसा कमाने लगी, ऐसा कुछ नहीं था। शुरुआती टाइम पर कम से कम इनको 200 साल तक काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। 100 सालों तक तो काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, और 100 साल तो इन्होंने लड़ाइयाँ ही एक तरीके से लड़ी अपनी, और कई जगह को एक्वायर करते रहे धीरे धीरे। वो आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो उसमें क्या बहुत कठिन कंपटीशन इनको मिला, तो इनको ज़्यादा सक्सेस इनको शुरुआत में नहीं मिल पाई, क्योंकि डच और पुर्तगाली पहले से ही यहाँ पर पाँव जमा कर एक तरीके से बैठ चुके थे। क्योंकि याद करो, पुर्तगाली जो थे ये 1500 के टाइम पर आए थे, 1500 का जो टाइम पीरियड चल रहा था। तो और जो डच आए 1500 के टाइम पीरियड में आए थे, और जो डच आए थे वो भी इनसे पहले आ चुके थे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 के टाइम पीरियड में आई थी, तो आसपास आई थी। तो पुर्तगीज और ईस्ट इंडियन पुर्तगीज जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लगभग लगभग क्या 100 साल पहले आ चुके थे। तो पुर्तगाली अच्छी खासी पकड़ बनाकर भारत में बैठे बैठे। ब्रिटिश मोनोपोली जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये तो चल रही थी एक तरीके से। ब्रिटिश मोनोपोली इंग्लैंड में मतलब चल रही थी, और अपने एरिया में चल रही थी, दिखा रहे थे मतलब धीरे धीरे। बट एज अ कंपनी ये इतना सफल नहीं हो पा रहे थे। 1609 तक धीरे धीरे जब डच इंडोनेशिया की तरफ मूव करने लगते हैं, डच देखते हैं कि पुर्तगाली यहाँ पर किसी को टिकने नहीं दे रहे हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी आ चुके हैं अब। तो डच क्या करते हैं, ये इंडोनेशिया की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर दे जाते हैं, इंडोनेशिया की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अब हाँ, जब डच इंडोनेशिया की तरफ जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्यों ना फोकस कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। तो इंडिया की तरफ इन्होंने फोकस किया ईस्ट इंडिया कंपनी में, और इन्होंने क्या सोचा कि इंडोनेशिया इन्हें दो, तो अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे एक तरीके से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादातर टेक्सटाइल में जो कपड़ा है उस पर व्यापार करती थी, स्पाइसेस हो गए वो उस पर व्यापार करती थी, इंडिको तंबाकू हो गया। लेकिन इनका ज़्यादा फोकस जो था, सबसे ज़्यादा जो कमाई का वो था जरिया, वो सब टेक्सटाइल ही था। टेक्सटाइल में ही ज़्यादातर व्यापार करते थे। 1609 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक दूत भेजा, सर विलियम हॉकिंस को भेजा गया। उस टाइम मुगल बादशाह जो था जहांगीर, उसके दरबार में जहांगीर के पास इन्होंने अपना दूध भेजा, क्योंकि उन्हें फैक्ट्री स्थापित करनी थी सूरत में, व्यापार करना करना था। उसकी परमिशन दे दो। तो हॉकिंस गए भाई परमिशन लेने की, को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करनी है, हमको परमिशन दे दो। क्योंकि पुर्तगाल, तो अभी तक आप देखोगे कि पुर्तगाली अभी तक बहुत 100 साल पहले आ चुके, तो वो अपना बहुत ज़्यादा दबदबा एक तरीके से बनाकर बैठे थे मुगल दरबार में भी। याद करो पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था, इन्होंने अकबर को भी कन्वर्ट करने की एक तरीके से कोशिश करी थी पुर्तगालियों ने। तो जहांगीर के दरबार में भी इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और विलियम हॉकिंस को तो इन्होंने काफ़ी टाइम तक अंदर ही, दरबार के अंदर ही नहीं घुसने दिया। तो विलियम हॉकिंस तो बहुत टाइम तक जहांगीर के दरबार के बाहर ही इधर उधर चक्कर काटता रहा, मिल नहीं पाया, तो बात ही नहीं हो पाई उसकी। तो बहुत कोशिश के बाद, करने के बाद जब अंदर जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस गया दरबार में, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिली। जब इतनी कोशिश के बाद भी अंदर गया, तो फिर क्या होता है, 1611 में आगे होता है, फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करी मसूलीपट्टनम में। ये फैक्ट्री नहीं है, यदि याद रखना, फैक्ट्री और ट्रेडिंग पोस्ट अलग है। ठीक, तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तो पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तो सबसे पहली फैक्ट्री थी 1613 में सूरत में बनाई गई थी। और सबसे पहली जो ट्रेडिंग पोस्ट थी वो 1611 में बनी थी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो 1611 में जो ट्रेडिंग पोस्ट थी ना मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, उसको आगे चलकर 16 के आसपास आप देखोगे कि उसको भी फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहली जो ट्रेडिंग पोस्ट है
वो 1611 मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, और सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो 1613 में सूरत में बनाई गई थी। ठीक, अब 1612 में एक और घटना हुई यहाँ पर, जिससे ये और थोड़ा यहाँ पर स्थिर हो पाए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पैर जमा पाए। तो एक लड़ाई होती है यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज के बीच में, बैटल ऑफ सुवॉली सुवॉली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगीज जहाज सूरत के पास, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज और पुर्तगालियों के जहाज सूरत में एक सुवाली नाम का एक गांव है, वहाँ पर एक लड़ाई लड़ते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लड़ाई जीत जाते हैं इसमें। तो पुर्तगाली नेवी, जो उस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी मतलब बहुत पावरफुल नेवी मानी जाती थी, उसको इन्होंने हरा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ सुवॉली में। ठीक, तो 1612 में इस लड़ाई को जीतने के बाद फिर 1613 में ये जाते हैं पूरे दमखम के साथ जहांगीर के दरबार में, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। और इस बार इन्हें परमिशन मिल जाती है, इजाज़त मिल जाती है। तो सूरत में ये अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1613 में। ठीक, इजाज़त दे दी जाती है इनको। सर थॉमस रो, इनको जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। तो सब पहले विलियम हॉकिंस को भेजा गया, फिर सर थॉमस रो को भेजा गया। तो ये सब नाम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन सब नाम को आपको याद रखना है। कौन सी फैक्ट्री का पहले खुली, कहाँ कौन सी ट्रेडिंग पोस्ट खुली, ये सब आपको याद रखना है। ठीक, और जैसे बैटल ऑफ सोली हुई है 1612 में हुई है, तो इसको याद रखना है, 1612 में बैटल ऑफ सोली हुई, बस इतना याद रखना है। ठीक, तो सर थॉमस रो इनको जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। तो ये एम्बेसडर था एक तरीके से ब्रिटेन का जहांगीर के दरबार में। मेनली ये जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री की परमिशन है, ये इसी के कारण मिली थी, सर थॉमस रो के कारण। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगरा, अहमदाबाद और भरूच, जो सूरत के पास में ही गुजरात में ये सब एरिया हैं, इन सब में जगहों पर परमिशन मिल गई कि फैक्ट्री बना सकते हो। तो इन्होंने वहाँ पर भी फैक्ट्री बनाई अपनी। फिर मसूलीपट्टनम में जो 1611 में इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाई थी ना, उसको 1616 में फिर जो मसूलीपट्टनम की थी उसको भी फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया आगे चलकर। ठीक है, तो 1611 में ट्रेडिंग पोस्ट बनाई थी सबसे पहले, उसको 1616 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश वाली उसको फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्यूचर के बारे में। तो देखो 17th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर अगर हमें पैर जमाने हैं तो यहाँ पर हम, यहाँ के जो लोग हैं ना, उनसे हम लड़ नहीं सकते, उनसे हम पंगा नहीं ले सकते, एक तरीके से उनसे हम जीत नहीं पाएंगे। तो मुगल आर्मी के सामने हम कुछ नहीं है, एक तरीके से कुछ नहीं कर सकते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि ये लड़ाई झगड़ा सही तरीका नहीं है, अभी के लिए तो सही तरीका नहीं है, कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करते हैं, धीरे धीरे कुछ कुछ अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाते हैं, कुछ कुछ फैक्ट्री बनाते हैं, और धीरे धीरे व्यापार करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे व्यापार करते रहते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे परमिशन मिलती जाएगी अपना व्यापार बढ़ाते जाएंगे। तो इन्होंने ये देखा कि ये जो मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि पुर्तगाली और जो मुगल हैं उनके बीच में एक लड़ाई हुई थी, आपको शायद याद होगा, अगर नहीं याद है तो पिछला लेसन आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्योंकि पुर्तगाली जो थे स्लेव ट्रेडिंग कर रहे थे, तो स्लेव ट्रेडिंग यानी कि बेच रहे थे एक तरीके से लोगों को। उसके अलावा धर्म परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो शाहजहाँ ने शाहजहाँ की जो आर्मी है वो बहुत बुरी तरीके से पुर्तगालियों को हराया था, और पुर्तगालियों की हारता हुआ देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में ये आ गया था कि मुगल के साथ अभी पंगा लेना तो ठीक नहीं है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि चलो मुगल दरबार में चलकर हाजिरी लगाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल से ट्रेड परमिट लेने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मुगल से ट्रेड परमिट लेने के लिए पॉलिसी स्टार्ट करी, एक तरीके से पूरी पॉलिसी बनी। तो 1632 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फरमान मिलता है सुल्तान ऑफ गोलकुंडा से, कि जो ये क्या कर रहे थे, जितने भी सुल्तान थे ना इंडिया में इधर उधर, सबसे के पास जाते थे, सबसे परमिशन लेने की कोशिश करते थे फैक्ट्री बनाने की। तो इनको सुल्तान ऑफ गोलकुंडा से आज जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, जो एनुअल सालाना है एक फ्री, उसका सालाना एक अमाउंट है 500 पकौड़ा, वो देना होगा, और फिर ये आराम से ट्रेड कर सकते हो जो है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। तो ये इन्होंने एक कर लिया काम। तो ये इस तरह से एक ये फरमान छोटे छोटे लेने की कोशिश में, छोटे बड़े जो भी फरमान इनको मिल जाए उसको लेने में कोशिश में लग गए। अब इन्हें फाइनल सबसे बड़ा जो फरमान मिलता है, याद करो, फारूक सियार का इनको फरमान मिलता है 1717 में, इनको फारूक सियार का फरमान मिलता है। ठीक है, फारूक सियार के फरमान के बारे में पिछले लेसन में भी मैंने आपको बताया था। तो 1717 में इनको फरमान दिया था, लेकिन इन्होंने कोशिश 80-90 सालों से पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन 1717 में जाकर इनको फरमान मिल पाता है। तो इतने लंबे समय तक बड़े बड़े फरमान के लिए, इतने बड़े फरमान के लिए बैठे रहते हैं। फिर धीरे इनको
इनकी धीरे धीरे अन्य जगहों पर भी फैक्ट्रीज खुलती हैं, बालासोर, महानदी डेल्टा 1633 में, और 1638 में बंगाल हुगली में फैक्ट्री खुलती है। और फिर 1639 में आप देखोगे इन्होंने आज का जो मद्रास वाला एरिया है, रीजन है चेन्नई, वहाँ पर भी अपनी पहली फैक्ट्री खोली, फोर्टिफाइड फैक्ट्री एक तरीके से खोली। जिसके बाद में इन्होंने इसको जो फोर्टिफाइड फैक्ट्री थी, इसको बाद में ही इस फैक्ट्री को जो है बाद में इन्होंने नाम दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। जो 3 गांव थे वहाँ पर जो इन्होंने ले लिया था, वहाँ पर जो लोकल रूलर थे और लोकल जमींदार थे, वहाँ पर एक उनसे ले लिया था और वहाँ पर एक फोर्ट बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और जिसका आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज, और उसी फोर्ट सेंट जॉर्ज का आगे चलकर नाम पड़ा मद्रास, और अब उसी मद्रास को हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो इनका हेडक्वार्टर भी था मछलीपट्टनम, फिर मछलीपट्टनम में हेडक्वार्टर था। तो बाद में इन्होंने जब हेडक्वार्टर को चेंज करके फोर्ट सेंट जॉर्ज कर दिया, जब फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने बना दिया था। तो 1639 में इससे इससे चेन्नई की एक तरीके से स्थापना होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब चेन्नई का बनना स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से आप देखोगे। फिर 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रोविंस में ट्रेड की अनुमति मिल जाती है। सालाना 3000 रुपये देने हैं, लेकिन ये अनुमति एक तरीके से देखोगे इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, क्योंकि इस अनुमति के मिलने के बाद भी इनको जगह जगह मुगल के जो ऑफिसर्स हैं वो इनको रोक लिया करते थे। इस वजह से ये लोग खुश नहीं देते हैं इतने। तो जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, वहाँ पर आज चेन्नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आप देखोगे हेडक्वार्टर है, ये उसी का ही फोटो है एक तरीके से, चेन्नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था पहले, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। ठीक। फिर धीरे धीरे इनकी फैक्ट्री बनती है, बनी बंगाल में और कई जगह, हुगली, कासिम बाजार, और बिहार में पटना में राजमहल। बेसिकली ये बंगाल में काफ़ी एक्सपेंड करना चाह रहे थे, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही वेल्दी प्रोविंस था। वहाँ पर बहुत पैसा था, बहुत सारा व्यापार था, वहाँ पर मलमल, जूट, इन सब का व्यापार होता था। वहाँ पर तम्बाकू की भी खेती होती थी, जो बिहार वाला एरिया है वहाँ पर। क्योंकि जो बंगाल है ना, वो पूरा आज का बंगाल नहीं है, वो पूरा वेस्ट बंगाल हो गया, पूरा छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया आप देख सकते हो वो होता इसमें कवर था, उड़ीसा का कुछ एरिया कवर था, और बिहार का भी काफ़ी एरिया कवर था, बांग्लादेश तो पूरा था ही इसमें, और असम का भी छोटा 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 एरिया कुछ कवर था इसमें। तो इतना बड़ा एरिया था ये बंगाल। तो वहाँ से इनको काफ़ी प्रॉफिट आ रहा था, इसलिए ये कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे थे कि 17th सेंचुरी में कि बंगाल में हम एक्सपेंड कर लें, एक तरीके से बंगाल में कुछ बढ़िया हो जाए इनके लिए। लेकिन लोकल बंगाल प्रोविंस में ट्रेड करने का फरमान होने के बावजूद भी इनको वहाँ के अधिकारी लोग बहुत परेशान करते थे। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब एक्सटर्नल मतलब और जो टोल होते थे ना, वो जो मेन टोल था, वो जो मेन था फरमान, उसमें जो पैसा था वो तो दे ही देते थे, लेकिन उसके अलावा भी इनसे कई टोल, इनसे घूस ली जाती थी, टोल लिया जाता था फालतू के। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले काफ़ी परेशान थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार में आसानी के लिए कुछ किले यानी कि फोर्ट बनाने शुरू किए, कि जो हुगली का जो फैक्ट्री है उसके आसपास इन्होंने दीवारें ऊंची करनी शुरू कर दी। किले की तरह, एक तरीके से किले की तरह किले नुमा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, मोटी मोटी दीवारें, और उसमें खाई टाइप की थोड़ी थोड़ी एक किले नुमा स्ट्रक्चर बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। फिर क्या होता है कि 1662 में कि इंग्लैंड के राजा जो चार्ल्स सेकंड हैं, उनके पुर्तगाल की जो रानी है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंसा, उनके साथ में इनकी शादी होती है। तो दहेज में इनको बॉम्बे चार्ल्स सेकंड को दे दिया जाता है। तो 5-6 साल बाद चार्ल्स सेकंड सोचता है कि दहेज का मैं क्या करूं, आइलैंड है, इतना दूर है, मैं तो वहाँ जाऊंगा नहीं। तो 1668 में 5-6 साल सोचने के बाद 1660 में शादी हुई, 61-62 में शादी हुई, 68 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और शादी के बाद पुर्तगाली और ब्रिटेन के बीच में ये भी तय हुआ कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे एक तरीके से। और काफ़ी लड़ाइयाँ हो चुकी थी पहले, तो इन्होंने लड़ाइयाँ करने से एक तरीके से कहा कि अब लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, शादी वादी हो गई, रिश्तेदारी बना ली एक तरीके से। तो ये नॉन एग्रेशन की ट्रीटी एक तरीके से उन्होंने साइन कर ली। फिर 1688 में ये जो बॉम्बे का आइलैंड है ना, ये जो बॉम्बे है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड सालाना मिल गया। तो ये बॉम्बे है, ये ट्रॉम्बे है। तो मेन ये जो बॉम्बे, ये इतना आइलैंड है यहाँ से, ये जो इधर वाला आइलैंड है, बस ये मेनली तो जो दहेज में दिया गया था यही था मेन। ठीक। फिर 16 कि ये इस मैप में आप सही से देख सकते हो, ये मुंबई सिटी, ये जो येलो कलर में है यही तो दहेज में दिया गया था, इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। फिर 1687 में क्या होता है, फाइनली इन्होंने 20 साल में बॉम्बे को डेवलप किया। यहाँ पर पुर्तगीज़ का इनका प्रेजेंस नहीं था, पुर्तगीज़ का इनका प्रेजेंस नहीं था।
छोटा मोटा प्रेजेंस था, मतलब पुर्तगालियों का एक तरीके से पुर्तगालियों ने ही दहेज में दिया था, तो पुर्तगालियों को थोड़ा बहुत प्रेजेंस था, लेकिन इतना प्रेजेंस नहीं था। बॉम्बे को मेनली जो डेवलप किया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही डेवलप किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का कैपिटल सूरत को हटाकर बॉम्बे कर दिया। पहले इन्होंने सूरत को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का जो है मतलब पश्चिमी तट का एक तरीके से हेडक्वार्टर बनाया था, बाद में इन्होंने सूरत से हटाकर बॉम्बे कर दिया जब उनके पास हाथ में बॉम्बे आ गया। तो पश्चिमी तट पर इनको अब जितनी भी फैक्ट्रीज थी अब उनका हेडक्वार्टर बॉम्बे बन गया था। ठीक। फिर 1682 में विलियम हेजेस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने का बंगाल में पहला गवर्नर बनाया। तो विलियम हेजेस को ईस्ट इंडिया कंपनी 1682 में बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर कोई यूपीएससी टाइम मतलब यूपीएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम है, पीसीएस लेवल का कोई एग्ज़ाम है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 1682 में विलियम हेजेस को ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया और इसको ये टारगेट दिया गया कि तुम जाकर औरंगजेब से फरमान लेकर आओ। एंड ये फरमान लेकर आ भी गया था एक तरीके से बंगाल में ट्रेड करने के लिए। पहले भी इनको लोकल फरमान मिला था, बंगाल के जो लोकल राजा वजा थे उनसे फरमान मिला था, लेकिन ये फिर से उन्होंने एक नया फरमान निकलवा लिया एक तरीके से, जो मुगल बादशाह था, किंग था, मेन किंग था, उससे। अब इसके कारण ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट बंगाल में बढ़ जाता है और मद्रास रेजिडेंसी से एक बंगाल प्रेसिडेंसी बना दी जाती है। तो अभी रेजिडेंसी बनी है, आगे चलकर ये प्रेसिडेंसी बन जाएगी। ठीक। बंगाल में ये अपना व्यापार में आसानी के लिए किले बनाने इस तरीके से देखेंगे, ये फैक्ट्री थी, फिर बाद में ये धीरे धीरे चारों तरफ दीवार बना के किले बनाने स्टार्ट कर देते हैं, बनाने लग जाता है। और ब्रिटिश सोल्जर्स पहली बार बंगाल की धरती पर एक तरीके से आते हैं ये सब फरमान वरमान मिलने के बाद। तो अभी तक ये केवल व्यापारी थे, अब धीरे धीरे ये सैनिकों को ला रहे हैं, किले बंदे भी करने लग रहे हैं, सैनिकों को भी लाने लग रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो लोकल जमींदार होते हैं ना, जो बंगाल के लोकल जमींदार, वो काफ़ी नाराज हुए। उन्होंने कहा, मुगल ऑफिसर्स को कंप्लेन करी, उन्होंने मुगल बादशाह को भी कंप्लेन की, उन्होंने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया बार बार, कि उनको कंप्लेन भी किया कि ये क्या चल रहा है, मतलब ये किलेबंदी कर रहे हैं एक तरीके से, और ये क्या एक तरीके से कब्जा करना चाह रहे हैं क्या। तो कालीकता नाम का गांव है, उसके चारों तरफ से ये दीवारें खड़ी कर रहे थे। तो ये ऐसे ऐसे इस बात से क्या होता है, मुगल जो बादशाह होते हैं वो नाराज हो गया जब उसके बाद ये पता चली। और फिर 1686 में एक छोटी मोटी लड़ाई होती है, उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हुगली वाली फैक्ट्री है उसको तहस नहस कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इनके बीच लगातार लड़ाइयाँ चलती रहीं 1686 से 1689 तक। 4-5 साल तक इनके बीच में, मुगल्स के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लगातार लड़ाइयाँ चलती रहीं। इसी बीच, क्योंकि अब ये अपने सैनिक ला ही चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो अब तो लड़ाई करेंगे ही, तो लड़ाई चालू हो गई। इस बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुगल्स के बीच में लगातार लड़ाइयाँ चलती रही फिर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लगातार किलेबंदी कर रहे थे और मुगल्स बोल रहे थे कि ये सब मत करो, किलेबंदी मत करो। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मान नहीं रहे थे, किलेबंदी करे चले चले जा रहे थे। तो फाइनली मुगल्स आर्मी ने इनके ऊपर पूरी ताकत से और पूरे मतलब फोर्स से एक तरीके से इनके ऊपर अटैक किया। इनकी कई जगह जो ईस्ट इंडिया कंपनी के किले थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया मुगल्स ने। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि हम अपनी खुद की फोर्सेस तैयार करें, यहाँ कर लें, लेकिन मुगल्स को ये मंजूर नहीं था। तो मुगल्स ने इन किलों को तोड़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी तोड़ा। हाँ, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कई किलो की फैक्ट्री को तोड़कर निस्तानाबूद कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इनफैक्ट 1689 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी बुरी तरीके से हारी थी ना, औरंगजेब के सामने ब्रिटिश का जो गवर्नर था बॉम्बे का, उसने नतमस्तक होकर माफ़ी मांगी थी। ये फोटो उसी की है। ठीक। पेंटिंग, दरअसल पहले पेंटिंग बनती थी, फोटो नहीं होती थी, पेंटिंग्स बनती थी। तो वो पेंटिंग्स आज इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, तो वहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक। तो याद करो, उस टाइम औरंगजेब मराठास के टाइम पर कैंपेन एक तरीके से चल रहा था। अगर आप लेसन सेकंड में देखा होगा तो आप उसमें मैंने बताया था कि मराठास के खिलाफ कैंपेन चल रहा था, मराठास और मुगल्स की लड़ाई चल रही थी। तो उस समय औरंगजेब डेक्कन में ही था, तो वहीं डेक्कन में ये जो गवर्नर था बॉम्बे का, वो जाकर नतमस्तक होकर माफ़ी मांगता है औरंगजेब से एक तरीके से। तो उस दौरान ही ये सब होता है। तो फिर आगे क्या होता है, एंड उस टाइम मुगल नेवल आर्मी को लीड कर रही थी सिदीस। तो सिदीस जो महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज हैं, जंजीरा फोर्ट उनका समुद्र के बीच में है, ये देखिए जंजीरा फोर्ट है, इस तरीके से समुद्र के बीच में है।
काफ़ी मजबूत फोर्ट है, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट फोर्ट है एक तरीके से। इसको इसके ऊपर मराठास ने अटैक करके कैप्चर भी किया था। मैंने अगर पिछले लेसन से आपने देखा होगा तो आपको पता पता होगा जंजीरा फोर्ट के बारे में, ठीक। लेकिन जब 1689 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से हारी, उसके बाद भी भारत से ये निकाले नहीं गए, क्योंकि इनके पास अभी भी कुछ सौदेबाजी के विकल्प मौजूद थे, कुछ बार्गेनिंग चिप्स इनके पास मौजूद थे, तो इन्होंने मुगल के सामने रखे। पहली बात उन्होंने ये कही कि अगर हम चले जाएंगे तो आपका भी तो नुकसान होगा, इसमें आपका भी तो थोड़ा बहुत नुकसान ही होगा, क्योंकि आप भी तो हमारे साथ व्यापार करते हैं, आप भी हमारे साथ सौदेबाजी करते हैं। और दूसरी बात की, समुद्र में हमारी नेवी ज़्यादा ताकतवर है आपकी नेवी से, आपके पास इतनी नेवल पावर नहीं है, हमारी नेवल पावर ज़्यादा ताकतवर है। और ये जो हज की यात्रा होती है, मक्का लोग जाते हैं, वहाँ पर भी पुर्तगीज़ लोग आपको परेशान करेंगे। अभी हमारे साथ हो, आप सौदा करते हो, हमारे साथ व्यापार करते हो, तो हम आपको बचाते हैं पुर्तगीज़ नेवी से। तो पुर्तगीज़ नेवी या और भी कोई यूरोपियंस नेवी, कोई भी आपको परेशान कर सकता है। तो बेसिकली समुद्री रास्ते पर हम ताकतवर हैं। तो इसलिए मुगल्स ने सोचा कि चलो ठीक है, हम इनसे समझौता कर लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से इन्होंने बॉम्बे दे दिया एक तरीके से। चाहते तो ये ना भी देते, इनसे छीन भी सकते थे, लेकिन इन्होंने दे दिया। इनसे बहुत बड़ा जुर्माना ले लिया और इनको दे दिया बॉम्बे। और जॉब चेरनॉक नाम का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने परमिशन ली कि हम बंगाल में एक नई फैक्ट्री स्थापित करेंगे। जॉब चेरनॉक नाम के एक ऑफिसर ने परमिशन ली कि हम बॉम्बे में एक सॉरी हम एक फैक्ट्री स्थापित करेंगे बंगाल में, सूतानाती नाम की जगह पर। और सूतानाती यही आगे जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी का बनेगा फोर्ट विलियम। फिर 1691 में इनको बंगाल में और एक फ्री ट्रेड की परमिशन मिल जाती है, ठीक। फिर से मतलब फ्री ट्रेड की परमिशन मिल जाती है कि फ्री ट्रेड मतलब एकदम फ्री ट्रेड नहीं, 3000 रुपये एनुअल फीस देनी होती है इनको। 3000 रुपये एनुअल फीस देने पर इनको तरीके से फ्री ट्रेड की परमिशन मिल जाती है। फिर क्या होता है, 1696 में सूतानाथी को इन्होंने थोड़ा थोड़ा फोर्टिफाइड किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया। तो लोकल जो जमींदार थे उनको दिक्कत हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदारों को पैसा देकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जमींदारों को पैसा देकर 3 गाँव की ज़मीनें खरीद ली, सूतानाथी, गोविंदपुर और कालीकता, काली घाट जो की जमींदारी खरीद ली 1200 रुपये में। तो आगे चलकर यहाँ पर बनाया गया फोर्ट विलियम, और यही आगे चलकर बनता है मॉडर्न डे कलकत्ता, जिसको आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक कालीकता का या काली घाट पर एक काली घाट पर एक काली माँ का ही शायद मंदिर था वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर काली घाट पर था, तो इसीलिए वहाँ पर काली कथा नाम से वहाँ पर फेमस है ये नाम। कोलकाता को कोलकाता या काली घाट कहते थे। तो फोर्ट विलियम नाम से क्यों रखा गया इसका, तो उस समय विलियम्स थर्ड वहाँ पर राजा थे इंग्लैंड के, उन्हीं के नाम पर फोर्ट विलियम उन्होंने रखा था उस फोर्ट का नाम। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा था वहाँ के पार्लियामेंट से, और वो जो सपोर्ट मिलता था उसके पीछे विलियम डालरिम्पल की एक बुक है द एनार्की नाम की। तो ये आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ डिटेल में, काफ़ी डिटेल में, इसमें बहुत कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। उसमें इन्होंने बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करते थे, एक एक पार्लियामेंटेरियन को घूस दे दिया करते थे। 1200 पाउंड, 1300 पाउंड, 1000 पाउंड, इस तरीके से घूस दी जाती थी। तो 1690s में घूस देते थे। तो सोचो 1690s में इतनी घूस देना यानी कि बहुत ज़्यादा हो गई उस टाइम के कंपैरिजन में अगर देखें थे। तो सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और जो सांसद होते थे एक तरीके से पार्लियामेंट में, और जो एक तरीके से क्या कहते हैं, जो संसद का जो वो होते हैं, लोक अध्यक्ष होते हैं एक तरीके से, उनको मतलब एक तरीके से इन्होंने पूरी पार्लियामेंट को पूरी तरीके से अपने घूस दिया करते थे, अपनी जेब में कर रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इस स्कैंडल का खुलासा भी होता है बाद में, और ये शायद दुनिया का पहला कॉरपोरेट लॉबिंग स्कैंडल था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी जांच भी करवाई थी बाद में जब ये सब पता चला था, और बाद में कई बड़े बड़े ऑफिसर जो थे वो उनको अपनी मतलब पोस्ट से एक तरीके से हाथ धोना पड़ा था। ये एक भ्रष्टाचार का स्कैंडल था जो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। लेकिन ये सब स्कैंडल होने का पता चलने के बाद भी इन्होंने स्कैंडल का पता चलने के बाद भी कई लोग अपने मतलब पद से हाथ धो बैठे थे, और कई लोग को बदनामी भी काफ़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये सब घूस देना चालू रखा और घूस देते रहे, लगातार ये सब चलता रहा। ब्रिटेन में पार्लियामेंट को अपनी जेब में रखते गए। तो इस तरह अपनी सपोर्ट ये जुटा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ब्रिटेन में।
फिर 1701 में ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट ने सोचा कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रही, बहुत ज़्यादा अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रही है, इनके एक कॉम्पिटिटर, एक प्रतियोगी हम लोग लॉन्च करते हैं, मतलब इनकी प्रतियोगी एक तरीके से बनाते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक दूसरी कंपनी बनाई, लॉन्च करी, जो एक तरीके से इनकी प्रतियोगी थी। तो 7-8 साल इस कंपनी ने बहुत कोशिश करी कि इंडिया में अपने पैर जमा ले, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ये एक दिन भी नहीं टिक पाई। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इनको एक दिन भी नहीं टिकने दिया और ये कंपनी वापस चली गई और अल्टीमेटली पार्लियामेंट को भी हार माननी पड़ी। तो धीरे धीरे पार्लियामेंट को ये अपनी जेब में करते जा रहे थे एक तरीके से। पार्लियामेंट के सामने भी इनकी नहीं चलती थी, मतलब पार्लियामेंट की इनके सामने नहीं चलती थी। एंड इनका कंट्रोल बहुत, इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था धीरे धीरे। इंग्लैंड के राजा के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के लिए भी, और इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी, इंग्लैंड की गवर्नमेंट के लिए भी। तो कोई दूसरी कंपनी इनके सामने एक तरीके से टिक भी नहीं पा रही थी। अब 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है फारूक सियार का फरमान। ये फर्स्ट लेसन में मैंने आपको बताया था। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस फरमान के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने की इजाज़त मिल जाती है। सालाना 3000 रुपये देने होते थे बस, और दस्तक पासेस इशू करने की इजाज़त मिल गई थी, जिससे आपको आपका सामान कहीं भी ले जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो कोई मुगल ऑफिसर्स आपको नहीं रोक सकता, कोई टोल टैक्स नहीं ले सकता, आराम से आप सामान ले जा सकते हो। कलकत्ता के आसपास और ज़मीनें भी इनको दे दी गई। हैदराबाद में इन्हें फ्री ट्रेड की ऑलरेडी राइट था, वहाँ पर भी इन्हें कुछ ज़मीनें फ्री ट्रेड के लिए परमिशन में एक तरीके से मिल गई। वहाँ पर भी सूरत में इन्हें 10,000 रुपये सालाना देने थे बस, और वहाँ पर भी व्यापार कर सकते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिक्के हैं वो भी मुगल एम्पायर में एक तरीके से अब चलाए जा सकते थे इस फरमान के बाद। तो फाइनली 1750 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सैनिक भी भारत में ले आया था। इनके 3000 सैनिक थे 1750 में। और 1764 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होने से ठीक एक साल पहले 1763 में इन्होंने 26,000 सैनिक यहाँ पर ले आए थे। और फिर 1778 में 67,000 सैनिक कर लिए। फिर ये नंबर सैनिकों का आप देखोगे, मतलब इंडियन के सैनिकों के कंपैरिजन में देखोगे तो थोड़ा कम है, बट ये नंबर एक तरीके से ज़्यादा ही है, बढ़ता ही जा रहा था धीरे धीरे। क्योंकि इनका मेन जो पॉलिसी थी वो ये थी कि लोकल जो राजा है उनके सैनिक, उनसे मतलब सुलह करो, उनसे बातचीत करो, और लोकल राजाओं से बातचीत करके अपने साथ जोड़ो और उनकी सेना का यूज़ करो, ये इनकी पॉलिसी थी। तो उस वजह से ये शायद इतने सैनिक नहीं लाए थे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की लगभग लगभग शुरुआती बात हमने कर ली है, मतलब जो राइज हुआ था। अब हम थोड़ा बहुत फ्रेंच के बारे में बात करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आगे जब और हम लोग पढ़ेंगे, जब गवर्नर जनरल के इनके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो वॉर्स हुई इन्होंने लड़ी उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसके साथ साथ में ये सब चीज़ें आपको और भी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी और पूरी मतलब क्रोनोलॉजी बनती चली जाएगी। तो अभी तक ये एक ब्रीफ मतलब आइडिया आपको मिल गया होगा कैसे क्या चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, अब फ्रेंच के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंच ये काफ़ी लेट आए थे इस पार्टी में एक तरीके से देखेंगे। आखिरी कंपनी थे इनकी थी यूरोपियंस में। इनकी जो पहली फैक्ट्री थी फ्रेंच की वो स्थापित हुई थी 1667 में सूरत में। दूसरी स्थापित हुई थी मसूलीपट्टनम में। तो इतना तो यह पता होना चाहिए कि फ्रेंच फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर थी स्थापित हुई थी और सेकंड फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना मतलब इसका याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और मछलीपट्टनम में स्थापित करी थी सेकंड फैक्ट्री। और पौंडीचेरी का जो फाउंडर था वो था फ्रांसिस मार्टिन। 1673 में उसने एक नया शहर बनाया फ्रांसिस मार्टिन ने, पौंडीचेरी। 1673 में नया शहर बना पौंडीचेरी, और बाद में ये फ्रेंच का हेडक्वार्टर भी बन गया पौंडीचेरी। ठीक है। फिर 1663 में फ्रेंच ने एक और नया शहर बसाया बंगाल में, चंद्रनागौर। और मुगल्स के स्पेशल परमिशन ली थी इन्होंने, हमें एक नई बस्ती बसानी है, नई टाउनशिप बसानी है, तो उन्होंने मुगल से परमिशन लेके एक नई बस्ती बसाई थी। तो पौंडीचेरी और चंद्रनागौर ये दोनों शहर बसाए थे फ्रेंच ने। ठीक है। फ्रेंच लोगों ने बसाए थे, यानी कि फ्रांस ने बसाए थे, तरीके से ये भी कह सकते हो फ्रेंच लोगों ने बसाए थे। फिर फ्रेंच की जो डच के साथ भी काफ़ी लड़ाई चली थी काफ़ी समय तक। तो फ्रेंच पौंडीचेरी को हार भी गए थे इनके लड़ाई में। तो डच ने कुछ टाइम के लिए कब्जे में भी कर लिया था फ्रेंच कंपनी को, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट मतलब फ्रेंच कंपनी को, सॉरी, नहीं किया था कैप्चर, पौंडीचेरी को एक तरीके से हार गए थे। तो पौंडीचेरी को एक तरीके से कैप्चर कर लिया था डच ने कुछ टाइम के लिए। ठीक है।
1693 से 1697 तक एक तरीके से पौंडीचेरी चला गया था डच के पास। तो फ्रेंच कंपनी जो थी इसको वहाँ की गवर्नमेंट चलाती थी, वहाँ की सरकार चलाती थी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह प्राइवेट कंपनी नहीं थी एक तरीके से, इसको फ्रेंच गवर्नमेंट चलाती थी। ये इनके लिए प्रॉब्लम भी बनी बाद में आगे चलकर, क्योंकि जब फ्रेंच सरकार कमज़ोर होती थी या फिर फ्रेंच सरकार दूसरी लड़ाइयों में लगी होती थी, दूसरी लड़ाइयों में बिजी होती थी, तब इनकी इस कंपनी पर कोई ध्यान नहीं देता था। इस कंपनी में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। ना ही इन्हें फंड मिलते थे, ना ही इन्हें कोई सपोर्ट मिलता था, पैसा मिलता था। सैनिकों को कुछ ढंग से सैलरी मिलती थी टाइम टू टाइम, ये भी नहीं हो पाता था। तो धीरे धीरे फ्रेंच का डाउन होने का कारण भी यही बनता गया कि जो वहाँ ये सब चल रहा था, इनकी जो गवर्नमेंट का रूल था। तो 1720 में ये कमज़ोर हो गई ये कंपनी। लेकिन इससे थोड़ा 1720 में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, लेकिन इसको थोड़ा रिवाइवल करने की कोशिश भी की गई फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। और 1740 में इनको सबसे बड़ा रिवाइवल मिलता है फ्रेंच को, जब मतलब रिवाइवल मिलता है, पुनः परिवर्तन होता है, जब डुप्लेक्स यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर आता है। मतलब फ्रेंच का गवर्नर जनरल जब डुप्ले बन के आता है तब इनको थोड़ा रिवाइवल मिलता है। ठीक। तो डुप्ले की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी काइनेटिक वॉर में, जब मैं नेक्स्ट लेसन में आपको काइनेटिक वॉर के बारे में बताऊंगा तब डुप्ले की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। लेकिन कुल मिलाकर फ्रेंच भारत में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ये टिक नहीं पाए। इनके पीछे इसके पीछे भी कई कारण थे। तो ब्रिटिश कंपनी को वहाँ की जो एक तरीके से पार्लियामेंट का सपोर्ट हासिल था, चाहे वो करप्शन के थ्रू ही क्यों ना हो, सब करप्शन का सपोर्ट ही क्यों ना हो। और ईस्ट इंडिया कंपनी के और ब्रिटिश के जो पार्लियामेंटेरियन थे उनके बीच में एक तरीके से रिश्ता बन गया था। मतलब कि जब चुनाव होते थे, इलेक्शंस होते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ब्रिटिश वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन थे उनको पैसा देते थे, एमपी को चुनाव लड़ने का पैसा देते थे। और जब इनको ज़रूरत होती थी तो वो उनकी मदद करते थे। तो एक तरीके से इन दोनों का एक दूसरे पर निर्भर हो गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और उनकी पार्लियामेंट। तो एक तरीके से इनका ये रिश्ता बन गया था। तो कई बार तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ही वहाँ पर जाकर एमपी एमएलए बन जाते थे। तो जैसे आप आगे देखोगे कि रॉबर्ट क्लाइव, उसने इतना पैसा भारत में कमाया कि वो आगे चलकर ब्रिटेन में जाकर सीधे एक एमपी की सीट ही खरीद ली जाके उसने। तो ये एक तरीके से लोकसभा की सीट के बराबर हो गया। फिर इन्हें बाद में उन्हें ये भी कहा जाता था कि रॉटन बरोस कहा जाने लगा एक तरीके से इंग्लैंड में इन लोगों को। यानी कि ये सब तो पैसे देकर खरीदी गई सीट्स हैं, ये सब रॉटन सीट्स हैं। इनसे बहुत ज़्यादा बदनामी भी हुई इन सब ये सब होने से। फाइनली पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट तो करती थी, और जो फ्रेंच थे उनका सपोर्ट, वहाँ की कंपनी का सपोर्ट, वहाँ वहाँ की कंपनी का जो सपोर्ट, हाँ जो फ्रेंच थे मतलब उनको सपोर्ट इस तरह का हासिल नहीं था। वहाँ की जो कंपनी थी फ्रेंच की, उसको वहाँ की पार्लियामेंट का सपोर्ट इस तरीके से नहीं मिलता था जिस तरीके से इसने कंपनी को वहाँ की पार्लियामेंट का सपोर्ट हासिल था। तो इसलिए अल्टीमेटली फ्रेंच कंपनी इंग्लिश कंपनी के सामने टिक नहीं पाई। ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है। और फिर क्या आगे हम मतलब थोड़ा ये अब हो गया फ्रेंच के बारे में, थोड़ा बहुत जान लिया। अब आगे पढ़ेंगे फ्रेंच के, जब नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे काइनेटिक वॉर्स पढ़ेंगे, जो फ्रेंच के से ईस्ट इंडिया कंपनी की वॉर्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो फ्रेंच के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ठीक है, अभी इतना थोड़ा ब्रीफ कर दिया मैंने, और आगे भी और जानेंगे इसके बारे में। ठीक। और फिर अब डेनमार्क के लोग कुछ टाइम के लिए भारत आए, तो उसके बारे में थोड़ा देख लें। तो डेनमार्क के लोग आए थे कुछ टाइम के लिए 1620 के में। इन्होंने सीरमपुर में, बंगाल में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित करी थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार इसमें देख लो। ठीक है, डेनमार्क के लोग आए थे तो 1620 में सीरमपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। लेकिन इनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में। तो इन्होंने क्या किया, 1845 में ये अपनी पूरी सारी प्रॉपर्टी एक तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच के और ये चले गए थे। ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे, मतलब रुके थे, टाइम तो काफ़ी रुके थे, लेकिन इनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ा बहुत व्यापार कर रहे थे, धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो ये सारी फैक्ट्री वैक्ट्री अपनी बेच बचा के, सारी का एक ही फैक्ट्री थी इनकी सीरमपुर में इन बंगाल, तो उसी को बेच उच के थोड़ा जो इनका था सामान वामान सब बेच के अपना चले गए थे। ठीक है, 1845 में। तब तक तो 1845 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस हो गया था, आगे आप देखेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को अब तो सब्सक्राइब ही कर लें, क्योंकि अब काइनेटिक वॉर्स के बारे में हम आगे जानेंगे, और एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, सब ये सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो अब कई जो एक तरीके से ये है कि कई धागे खुलने स्टार्ट हो जाएंगे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के।
तो ये धागे जाके आगे काफ़ी मिक्स हो जाएंगे अगर आप इसको क्रोनोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे। तो इनको पूरी क्रोनोलॉजी में पढ़ना जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रही है, ये कम लग रही है, दोनों, तो वीडियो में यूट्यूब में साइड में ऑप्शन दिया रहता है, सेटिंग्स का एक बटन आ रहा होगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे वीडियो की स्पीड जो है वो आप कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो उसको, स्पीड्स को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, आगे फिर और नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।